नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं जीव विज्ञान। और इसके पहले भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान को मैं पढ़ा दी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो हो जाएगा कोशिका भित्ति। पौधे एवं पशु कोशिकाओं में अंतर मुख्यतः कोशिका भित्ति से ही स्पष्ट होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटा और कड़ा आवरण होती है। यह भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। आगे है, एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में कितनी जीवाणुविक निर्मित होंगे? ये हो जाएगा 256। जीवाणु कोशिका 15 मिनट में 2 भागों में विभक्त होती है, तो 120 मिनट में जीवाणुविक कोशिका से 256 जीवाणुविक निर्मित होंगे। मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो हो जाएगा 1 जोड़ा। मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानवों में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जोड़ी के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिला में XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में एक जोड़ी XY अथवा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। आगे है, गुणसूत्र पर जीन की कैसी व्यवस्था होती है? ये हो जाएगा रैखिक। गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। एक गुणसूत्र DNA की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और उनमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। DNA के अलावा गुणसूत्रों में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। mRNA का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ये हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती है, जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोइड अंगों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका होती हैं? तो हो जाएगा द्विगुणित। ब्रायोफाइट में जीवाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और जीवाणु अगुणित हैं। ब्रायोफाइट पौधे का एक समूह है जिसमें संवहनी कोशिकाएं नहीं होती। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। हेपेटिकोप्सिडा, दूसरा है एंथोसेरोटोप्सिडा, तीसरा है ब्रायोप्सिडा। आगे है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ये हो जाएगा ग्लूकोज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसका स्वाद मीठा होता है। अगला है, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? ये हो जाएगा जीन। DNA का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है वह जीन है। जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। जीन को विभिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है, जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि। आगे है,
मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत शर्करा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवरों, कवकों एवं बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा के रूप में प्रयोग में आता है। अगला है, श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है। आगे इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया इस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। ये आपका समीकरण दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। ये हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो हो जाएगा कोबालामिन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उनसे संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन B और C और वसा में घुलनशील है A, D, E, K। कुछ महत्वपूर्ण विटामिन और उसके रासायनिक नाम पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन। विटामिन B2 का हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का हो जाएगा एक्सकार्बिक अम्ल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। आगे है, आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है। तो हो जाएगा आनुवांशिकी। आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवांशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अगला प्रश्न है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। इसे बोलते हैं आनुवंशिकी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौलिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं और आनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। 25 अप्रैल 1953 में DNA की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव वैज्ञानिक जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। उन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विलिंग्स के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसे बोलते हैं जीन मानचित्रण। किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्र कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयुक्त किया जा सके। अगला है, माता पिता के संतति में लक्षणों के पहुँचने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसे बोलते हैं आनुवांशिकता।
माता पिता से उनकी संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आगे है संघ इकाई डरमेटा के लिए क्या सत्य है? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। संघ इकाइनेडर्मेटा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल नालवत या तारस दृश्य त्रिस्तरीय खंड विहीन होता है। इसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है जो शिशु प्रावस्था में द्विपार्श्विक सममित परंतु वयस्क में पंचतयी अरीय हो जाती है। वास्तविक देह गुहा रोमाभी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नालिकाओं एवं पात्रों में बटी जिनसे कि 3 विशिष्ट तंत्र बनते हैं, जल संवहनी, हिमल तथा पेरी हिमल। आगे है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो इसमें हो जाएगा पादप कारिकी। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कारिकी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कारिकी में पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कारिकी के जनक क्लाउडे बर्नार्ड हैं। अगला प्रश्न है मृत जीवों के अपघटक हैं। यह हो जाएगा एक से अधिक। वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करके उन्हें सरल यौगिक में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक का रिश्ता पारिस्थितिकी में कहलाता है, जिसे बोलते हैं सहभोजिता। लाइकेन्स में शैवाल एवं कवक के बीच की पारिस्थितिकी सहभोजिता कहलाती है। शैवाल उन कवकों को खाते हैं जिनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं होते। कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करके तथा जल अवशोषण में सहायता करके उनकी सहायता करते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होता है ईस्ट में। मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसे मुकुल या बड कहते हैं। यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा संपन्न होता है। आगे है कौन से लक्षण किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं? इसमें हो जाएगा एक से अधिक। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति और वायुतक की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में तैरने और विकसित होने में मदद करती है। एरेंकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों में निम्नलिखित कार्य करती हैं: जल में तैरने में मदद, वायु संचार में मदद, प्रकाश संश्लेषण में मदद एवं जल में पोषण और शोषण में मदद करती है। अतः एरेकाइमा की उपस्थिति जलोद्भिद पौधों को जल में जीवित रहने और विकसित होने में मदद करती है और उन्हें जलीय परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूल बनाती है। सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति किसी पादप को जलोद्भिद नहीं बनाती बल्कि यह एक पौधे को जलीय परिस्थितियों के बाहर जीवित रहने में मदद करती है। पेड़, झाड़ियाँ, घास एवं फूलदार पौधों में सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो हो जाएगा दलहन। दिए गए विकल्पों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया या मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। आगे है लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये हो जाएगा लेग हीमोग्लोबिन।
लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेग हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसलिए लेग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियाज के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। अगला है दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलयार्डेम्बिडस कहा जाता है के टिलयार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो हो जाएगा रूस। दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलयार्डेम्बिडस कहा जाता है के टिलयार्डेम्बी जीवाश्म रूस में पाए गए थे। टिलयार्डेम्बिडस ईयरविंग जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो हो जाएगा कोई नहीं। गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी आवरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं। मछली, सरीसृप, उभयचर तथा कीट अंडे रक्त वाले जानवरों को उदाहरण हैं। अगला है ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। तो ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है तो किसका है? तो हो जाएगा पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ओर्निस मतलब होता है पक्षी और लॉजी मतलब होता है सिद्धांत। यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे कि शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग, व्यवहार, आवाज़, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला में कीट-बच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर का नाम है। यह हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या आवास में विभिन्न जीवों के मध्य भोजन संबंध दर्शाती है। खाद्य श्रृंखला का क्रम शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, निवारक। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता है तथा द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहने वाली तृतीय उपभोक्ता है। अतः खाद्य श्रृंखला में कीट बच्ची पौधे के पौष्टिक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है? तो हो जाएगा साइटोकाइनिन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन एक वानस्पतिक हार्मोन है। अन्य वानस्पतिक हार्मोन जिबरेलिक, एथिलीन एवं एब्सिसिक एसिड आदि है। इंसुलिन एवं एस्ट्रोजन एक पशु हार्मोन है। अगला है वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो हो जाएगा कोशिका जल। कोशिका क्रिया के द्वारा वृक्षों की जड़ें मृदा से जल प्राप्त करती हैं। इस जल को कोशिका जल कहते हैं। आगे है पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होता है? पराग कण। इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुंकेसर में एक द्विपालिक संरचना होती है जिसे पराग कोश कहते हैं। पराग कोश में 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें परागपुट कहते हैं। परागपुट में ही परागकण की उत्पत्ति होती है। परागकण की वास्तविक नर युग्म होता है। अगला है स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। जिनके द्वारा ग्रहण क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला है जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। ये हो जाएगा सूखे। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों में परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी से सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। अगला प्रश्न है पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। तो हो जाएगा ऑस्मोटिक दाब। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों में प्रवेश करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है, जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से कोशिका परासरण द्वारा ऑर्टिकल कोशिकाओं से होकर गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि। तो ये हो जाएगा एक से अधिक। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं क्योंकि इनमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व संधियां, पर्णकलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हैं हल्दी, अदरक, केला आदि। अगला प्रश्न है, पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है, जिसे बोलते हैं कार्पेल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निषेचन के बाद पुष्प अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्री केसर का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। आगे है, हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो हो जाएगा सीलियरी मसल्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सीलियरी मसल्स है। कार्निया का मुख्य कार्य प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ए ऑप्शन दिया है थायराइड, बी है पिट्यूटरी, सी है लैक्रिमल और डी है इनमें से अधिक, एक से अधिक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने हेतु नलिकाएं होती हैं, अतः इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। इनसे स्रावित पदार्थ ऊतक द्रव्य के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर सारे शरीर में फैलते हैं। इन पादपों को हार्मोन्स कहते हैं। ऐसी ग्रंथियों में रुधिर वाहिनियां अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न हैं: पीयूष ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथियां, अधिवृक्क या एंट्रिनल ग्रंथियां, पैराथायराइड ग्रंथि व पिलियन बॉडी। लैक्रिमल ग्रंथि आँख के पार्श्व छोर के ऊपर कक्षा के भीतर स्थित होती हैं। यह लगातार तरल पदार्थ छोड़ती हैं जो आँख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है क्योंकि यह इसे चिकना व नम बनाता है। इन लैक्रिमल स्रावों को सामान्यतः आंसू के रूप में जाना जाता है। अगला है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है। यह हो जाएगा प्लाविका या प्लाज्मा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाविका या प्लाज्मा। आगे है, रक्त प्लाज्मा रक्त का तरल माध्यम होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय द्रव्य होता है जो आयतन में संपूर्ण रुधिर का 55% भाग है। शेष 45% में रुधिर कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा में 90% भाग जल तथा शेष 10% भाग में प्रोटीन तथा कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अगला है, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं। दिया जाएगा एमिनो एसिड। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन एमिनो एसिड में, वसा ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 एमिनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोगों से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है।
इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग तथा क्वाशियोरकार नामक रोग इसकी कमी के कारण होता है। अगला है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो हो जाएगा दात्र कोशिका अरक्तता में। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दात्र कोशिका अरक्तता में दिखता है। दात्र कोशिका अरक्तता सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक विकार है जो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन प्रोटीन की ओर जाता है जिसे हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है। अगला है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो हो जाएगा यकृत। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सबसे ज़्यादा मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। मलेरिया के परजीवी किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त प्रवाह में पहुंच जाते हैं तत्पश्चात यकृत में पहुंच जाते हैं जहां वे 1 वर्ष तक निष्क्रिय रूप में रह सकते हैं। जब ये परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वे यकृत से निकलकर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। अतः हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल यकृत है। आगे है निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रण करता है? तो हो जाएगा सेरेबेलम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुमस्तिष्क अथवा सेरेबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यह हो जाएगा शुक्र वाहिका। क्या हो जाएगा? शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का भाग है जबकि गर्भाशय और अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। शुक्र वाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों की बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। ये शुक्राणुओं के आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगला है आहार नली की दीवारों के संकोचन और विस्तार की गति कहलाती है। इसे बोलते हैं क्रमानुकुंचन। मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमांकुचन कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर आमाशय तक होती रहती है जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसन निकायों में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। अगला प्रश्न है एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें पाया जाता है? एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें पाया जाता है? ये हो जाएगा आंतरिक कर्ण में। एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लैबरिय में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। अगला है ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो हो जाएगा जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। अगला है रक्त पट्टिकार मदद करते हैं। तो हो जाएगा रक्त स्कंदन में। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में सामान्य प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। अगला है कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो यह हो जाएगा अग्नाशय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है
अग्नाशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्नाशयी द्रव का स्राव करती है जिसमें बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। अगला है एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से CO2 का निष्पादन होता है? हो जाएगा 3। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान। अगला है मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला है टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाता है, तो हो जाएगा तेज। टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत तेज होती है। अगला है लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आगे है, तो ये हो जाएगा वसा अवशोषण। लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं से को अवशोषित करते हैं जो उन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं फेफड़े, त्वचा, गिल। उपयुक्त में एक से अधिक। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिनमें 3 कक्षीय दिल पाए जाते हैं। अगला है लार का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रमुख कार्य है, तो इसका कार्य हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये हो जाएगा रेटिना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आँख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। अगला प्रश्न है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। इसमें हो जाएगा शार्क के मामले में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत
संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। क दिया है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहाँ सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों या अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो कौन से नहीं है दिया है, इसमें पहला दिया है मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। तो इसमें से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मसालेदार और तीखा ये जीभ के स्वाद नहीं है। आगे है, जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहा के ऊर्ध्व तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। अगला है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो हो जाएगा 1 से अधिक। स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायाफ्राम चपटा या संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसीय दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वही सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती हैं। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायाफ्राम 1 से अधिक आकार का होता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग का रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? तो हो जाएगा रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। अगला है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो हो जाएगा 1 से अधिक। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि एवं लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में दाता की आँख के कॉर्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो मानव के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपरिवर्तित करना है तथा आँख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा 1 से अधिक। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि हैं। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। आगे है, यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी के किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है पशुजन्य बीमारी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के वाहक होते हैं जो जूनोटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो हो जाएगा जल। पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क के साथ साथ मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलीरुबिन या पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित होता है। अगला है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ए दिया हुआ है भोजन संदूषण, बी है जल उत्पन्न बीमारी, सी है वायु उत्पन्न बीमारी और डी दिया हुआ है एक से अधिक। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए यह वायरस के कारण होने वाले यकृत की सूजन है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी का सेवन करता है। तो यह रोग असुरक्षित पानी या भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता और मौखिक गुदा सेक्स के निकटता से जुड़ा है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अगला है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? पहला दिया है फ्लोरोसिस, बी दिया हुआ है कुष्ठ रोग, सी है न्यूमोकोनियोसिस और डी है एक से अधिक। इसमें हो जाएगा एक से अधिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रदूषण जनित विकार में फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। न्यूमोकोनियोसिस इसे ब्लैक रंग रोग कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल में सांस लेने के कारण होता है, जबकि कुष्ठ रोग प्रायः माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे या लेप्रोमैटोसिस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा प्रति अम्ल। अपचय आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है, जो एसिड पाचक रस एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री अन्न प्रणाली आहार नाल में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिडों या प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है? यह हो जाएगा कोयला खनिजों से। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग सामान्य है। इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। अगला है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो हो जाएगा पोष, मेडुला और सेरिबेलम। से ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार लारना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है? तो हो जाएगा आँखों से। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। अगला है, मायोपिया वह बीमारी है जिससे व्यक्ति देख नहीं पाता। तो हो जाएगा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से।
मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ये हो जाएगा वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सकें। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती हैं। अगला प्रश्न है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो हो जाएगा जीवित छीड़ SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीड़ SARS कोविड-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स के साथ साथ बी लिम्फोसाइट्स की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखिए कि भविष्य में उस वायरस के कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट्स और वी लिम्फोसाइट्स का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं जो कोविड-19 का कारण बनता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुलेमित हैं? तो कौन से सही सुलेमित हैं? तो इसमें हो जाएगा डिस्पनिया सांस की तकलीफ और एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही सुलेमित वाला देख लेते हैं। एनोरेक्सिया यह है खाने का विकार। सोमनिया यह है नींद संबंधित विकार। डिस्पनिया यह है सांस की तकलीफ। और अगला है एनोस्मिया यह है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म का 3 प्रजातियों टेनिया सोलिनियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। दूसरा है, जब मस्तिष्क में शिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टसिस कोर्निस कहा जाता है। इसमें हो जाएगा 1 और 2, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, दूसरा है टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी आंत में रहते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। अगला है, जब मस्तिष्क में इष्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिस कोर्निस कहा जाता है। न्यूरोसिस्टिस कोर्निस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टेपवर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन, विशेष रूप से सूअर का मांस या टेपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अगला है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो हो जाएगा कैडमियम। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है जो औद्योगिकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ओस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीला धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। अगला है,
दवाई उत्पन्न करने में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एक से अधिक। इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, लैकर आदि उद्योगों में विशेष रूप में किया जाता है। इथाइल अल्कोहल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो यह हो जाएगा अपचयन। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन या व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में निर्मित किया जाता है। वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। अगला है केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये हो जाएगा 8। केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें एक जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ये हो जाएगा 81,000 प्रजातियां जीवों एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती हैं। आगे है इसमें आयोग ने निकटतम विकल्प ए को सही माना है। अगला प्रश्न है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ये हो जाएगा आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोग होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होता है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। आगे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसे मैं अगले दिन पढ़ाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।